यानी एससीओ के जो मेंबर्स थे, चाइना और दूसरे मेंबर्स, उनमें से किसी ने यह बात नहीं मानी कि बैसरण घाटी में जो हमला हुआ था वो पाकिस्तान ने करवाया था। आपका कोई दोस्त नहीं बचा हुआ है, एक देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। आपने कहा हम साइन नहीं करेंगे, मत कीजिए। जब सारे लोगों ने साइन कर दिया तो वो बयान ऑफिशियल बन गया। आपके साइन करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजनाथ सिंह ने एससीओ के बयान पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया तो पता चला कि उसमें बलूचिस्तान तो शामिल है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को तो शामिल करा दिया है, लेकिन पहलगाम बैसरण घाटी में जो आतंकवादी हमला हुआ था वो उसमें कहीं भी शामिल नहीं है। और जब यह पढ़ा तो उन्होंने पेन रख दी, सिग्नेचर नहीं किया। और इस खबर को सारा गोदी मीडिया राजनाथ सिंह की वीरता के रूप में चला रहा है। रजत शर्मा ने बाकायदा अपना वीडियो ट्विटर पे पोस्ट किया है जिसमें ऐसे गुड़गाया है जैसे उन्होंने ऑपरेशन तंदूर कर दिया। लेकिन रजत शर्मा जी ने उसको ऑपरेशन तंदूर का नाम दिया है। ऐसा लग रहा है कि राजनाथ सिंह ने वहां पर आग लगा दी, सिग्नेचर नहीं करके पूरी दुनिया का इक्वेशन बदल दिया। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसका भारत भी एक मेंबर है, उसकी मीटिंग हो रही थी चाइना में। और चाइना में वहां आतंकवाद के खिलाफ एक संयुक्त बयान जारी हुआ। इस संयुक्त बयान में पाकिस्तान सफल रहा क्योंकि उसने बलूचिस्तान का नाम डलवा लिया। उसने ये बात उसमें शामिल करवा ली कि बलूचिस्तान में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, यानी बलूचिस्तान में जो आतंकवाद हो रहा है उस आतंकवाद में भारत का हिस्सा है। ये बात उसने उसमें शामिल करवा ली। भारत का नाम नहीं है उसमें, लेकिन विदेशी आतंकवाद की बात होती है तो बलूचिस्तान के संदर्भ में भारत का नाम अपने आप शामिल हो जाता है बिना नाम लिए। यानी एससीओ के जो मेंबर्स थे, चाइना और दूसरे मेंबर्स, उनमें से किसी ने यह बात नहीं मानी कि बैसरण घाटी में जो हमला हुआ था वो पाकिस्तान ने करवाया था। लेकिन भारत सरकार बैसरण घाटी पे जो हमला हुआ था उसको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के रूप में शामिल नहीं करा सकी। कारण इसके कई हैं। एक कारण तो देखिए, अपनी तरफ भी जरा देख लेना चाहिए। हमारे यहां ही लोग ऐसे पागलों की तरह बलूचिस्तान का नाम लेते हैं जैसे बलूचिस्तान में सब कुछ आप ही करवा रहे हो। तो आप खुद ही अपना सीना पीटते रहते हैं, पीटते रहते हैं कि बलूचिस्तान में हम सब कुछ कर रहे हैं। दुनिया क्यों नहीं मानेगी? ऑफिशियल सर्किल से भी बहुत सारे बयान आते रहते हैं। तो पाकिस्तान बड़ी आसानी से सफल हो गया बलूचिस्तान को उसमें शामिल कराने में। आपका कोई दोस्त नहीं बचा हुआ है, एक देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। आपने कहा हम साइन नहीं करेंगे, मत कीजिए। जब सारे लोगों ने साइन कर दिया तो वो बयान ऑफिशियल बन गया। आपके साइन करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आश्चर्यजनक तो यह है कि कहा जा रहा है कि जब बयान सामने आया तब राजनाथ सिंह ने देखा कि उसमें नाम नहीं था बैसरण घाटी या पहलगाम का। तो भाई, ये बयान जब तैयार हो रहा था उसकी प्रक्रिया में आप शामिल नहीं थे क्या? बातचीत हुई होगी, उसके बाद ये बयान जारी किया गया होगा। तो बैकडोर डिप्लोमेसी और फ्रंट डोर डिप्लोमेसी दोनों नहीं हो पाई। न बैकडोर से आप शामिल करा पाए, ना फ्रंट डोर से शामिल करा पाए। और गोदी मीडिया उसको आपकी सफलता दिखा रहा है, यह आपकी विफलता है। आप पाकिस्तान के सामने एक बार फिर डिप्लोमेसी में हारे हैं। तब भी आप हारे थे जब पाकिस्तान का साथ देने के लिए तो कई देश खड़े हो गए थे, लेकिन आपके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ था। मैं यहां पर रुककर सिर्फ इतना याद दिला दूं कि ताज होटल पर जब वो हमला हुआ था जिसमें हमारे लोग मारे गए थे और जिसमें हमलावरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। ऐसा नहीं था कि हमलावर आज तक पता ही नहीं चले। कभी फोटो जारी होती है, कभी कहा जाता है कि ये तो असली फोटो है ही नहीं। ताज होटल पर जब वो हमला हुआ था और उसके बाद दुनिया भर ने पाकिस्तान की मजम्मत की थी। ब्रिटेन ने की थी, फ्रांस ने की थी। देशों की बात छोड़िए, जो पोप थे उस समय, उन पोप ने भी भारत के समर्थन में और पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया था। मुस्लिम देशों तक ने हमारे समर्थन में बयान दिया था। और मनमोहन सिंह को कहा जाता है कि मनमोहन सिंह का डंका नहीं बजता था, उनको कोई नहीं पूछता था। जिस मनमोहन सिंह के जमाने में हमारे देश पर हमला होने पर सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी हो गई, उनके बारे में आप कह रहे हैं कि उनको कोई पूछता नहीं था। जो मनमोहन सिंह ओबामा के साथ बैठते थे तो ओबामा कहते थे कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह इकॉनमी पर बोलते हैं तो सारी दुनिया उनको बहुत गौर से सुनती है। उनका डंका नहीं बज रहा था। लेकिन मोदी जी जाकर जबरदस्ती गले पड़ते रहते हैं तो उनका डंका जरूर बज रहा है। भले भारत की मुश्किल में कोई भारत का साथ न दे। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आपको याद है भारत का प्रतिनिधिमंडल कई देशों में भेजा गया था, बहरीन, कुवैत,
सऊदी अरब और अल्जीरिया, ये चारों मुस्लिम देश हैं। इन चारों देशों में भारत का प्रतिनिधिमंडल गया था, जिसमें बैजयंत जय पांडा थे, असदुद्दीन ओवैसी थे, निशिकांत दुबे थे, रेखा शर्मा, फंगनोन कोन्याक, गुलाम नबी आज़ाद, सतनाम सिंह संधू और पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला भी थे। मैं इन चार देशों का नाम क्यों याद दिला रहा हूं? 21 जून 2025 को टर्की के इस्तांबुल में एक मीटिंग होती है ओआईसी का। ओआईसी आप जानते हैं इस्लामिक कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। इसकी 2 दिन की मीटिंग होती है। 2 दिन की मीटिंग में कई प्रस्ताव पास हुए हैं। उसमें 3 प्रस्ताव ऐसे हैं जो भारत के मुतल्लिक हैं। पहला प्रस्ताव तो ये है कि जो सिंधु जल संधि आप तोड़ने की बात कर रहे थे, पाकिस्तान का पानी रोकने की बात कर रहे थे, उस पर ओआईसी ने एक सुर में कहा कि इस मामले में भारत गलत है, दोनों को 1960 में जो सिंधु जल संधि हुई थी उसका पालन करना चाहिए। दूसरा जो बयान आया उसमें कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया गया। और तीसरा बयान जो आया उसमें भी भारत से संयम बरतने को कहा गया और पाकिस्तान में जो गड़बड़ियां हो रही हैं, भारत ने जो हमले किए थे उसके चलते अस्थिरता बढ़ सकती है, ये बात कही। इन चारों देशों में आपने अपने लोगों को भेजा, उन लोगों ने गाना वाना गाया, उसका वीडियो भी आया था, तमाम सारी बातें हुई। एक्सचेकर से, पब्लिक एक्सचेकर से, यानी हमारे आपके टैक्स से लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए इनको घुमाने में, बड़े होटलों में ठहरे, गाड़ियों से चले। लेकिन बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और अल्जीरिया, इन चारों देशों में से कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। अगर यह आपके मिशन की असफलता नहीं थी तो क्या था? आप यूक्रेन चले जाते हैं बिना मतलब, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, और वहां पर जाकर जो उसने एक बनाया हुआ है, बच्चे जो मारे गए हैं उनकी जो एक समाधि बनाई हुई है, उस पर जाकर आंसू बहाया आपने। ये दिखाया कि रूस ने बड़ा गलत किया। और उसके बाद रूस में जाकर आपके डोभाल साहब जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो जानबूझकर रशिया ने उसका वीडियो बनाया और सारी दुनिया को दिखाया कि देखिए ये कहां बैठे हैं। उसके बाद रूस से आपकी वैसी दोस्ती नहीं रह गई। आज अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपके खिलाफ कोई प्रस्ताव जाएगा तो इस बात की गारंटी नहीं है कि कोई एक भी कंट्री ऐसी होगी जो उस प्रस्ताव को रोकेगी। अगर रूस रोकेगा भी तो वो अमेरिका से दुश्मनी की वजह से रोकेगा, आपसे दोस्ती की वजह से नहीं रोकेगा। ये आपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाई है। गोदी मीडिया डंका बजाता रहे, लेकिन डंका जिस तरह से फूटा है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको इज्जत मिलती है कि नहीं मिलती है। मेरी दिक्कत या हिंदुस्तानियों की दिक्कत यह है कि आपकी इस पॉलिसी के वजह से भारत, जो दुनिया का प्यारा देश था, जिसके साथ दुनिया के लोग खड़े होते थे, आज दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। दर्शकों, सोचिएगा आप भी कि ये जो हरकतें कर रहे हैं वो अपने देश के लिए फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदायक। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।